अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम टाइम्स। मैं हूं आपके मेज़बान ज़फ़र रहता है। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर करार नहीं दी जा सकती और कई दावियों से मसाइल का शिकार है। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो वो IMF से डील के लिए काफ़ी इक़दाम करी, इससे अवाम में भी काफ़ी तशवीश है और उससे काफ़ी जो है वो तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। तो ये क्या मामलात है, इसका क्या बैकग्राउंड है, किन किन रावियों से पाकिस्तान माशी, इक़्तिसादी व दीगर मसाइल का शिकार है और इसका क्या हल है, तो इस हवाले से आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान की मशहूर मारूफ माहिर माशियात प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वदार साहिबा। चलते हैं मैडम से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई मसरूफ़ात के बावजूद आपने इस्लाम टाइम्स के लिए कीमती वक्त निकाला। दाया की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले क्योंकि आपकी किताब रवा साल आई थी, ये बहुत पज़ीराई मिली, बहुत मशहूर रही। IMF का मुतबादिल और मुनफरिद माशी हल आपने किताबें पेश किए थे। तो लेकिन इससे पहले मैं मैडम एक बुनियादी सवाल जानना चाहूँगा कि इस तासुर में कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ जो हैं वो बैरून मुल्क बनाई जाती हैं, इवन ये कि कहा जाता है हुकूमती पाकिस्तान की बैरून मुल्क बनाई जाती हैं, और जो आपके स्ट्रेटजिक जो रास्ते हैं या कुदरती वसाइल हैं मुफ्त नहीं तो बहुत ही लो रेट पे जो है वो दे दिए जाते हैं, फ़रोग़ कर दिए जाते हैं। इस पूरे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिसियाँ बाहर बस बनाई जाती हैं बल्कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो भी बाहर से ही लाई जाती हैं। और पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाती हैं जो बैरूनी मुल्क जो हैं बड़ी ताकतें, उनके बेहतर मफाद के मुताबिक बनाई जाती हैं। और पाकिस्तान को आज़ाद हुए से सो कॉल्ड आज़ाद 75 साल हो चुके हैं, मगर आप देखिए कि पाकिस्तान बिल्कुल अभी भी उसी नौबदियाती बिल्कुल निज़ाम का शिकार है। हमारे जो, जैसा कि आपने ख़ुद कहा, हमारे जो कुदरती वसाइल हैं वो या तो मुफ्त में दिए जा रहे हैं बैरूनी मुल्कों को और उनकी कंपनियों को, और या औने पौने। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है, इसके अपने कुदरती वसाइल के लिहाज से, अपने आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत पढ़े लिखे लोगों के बहुत वो है, और एटॉमिक पावर है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। मगर उस सब के बावजूद आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो पस्ती की तरफ मुसलसल गिरता चला जा रहा है। और बजाय इसके कि यानी कि बहुत ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से, जिनकी आबादी बहुत कम है, जो एटमी क़ुव्वत नहीं है, जिनके पास इतने कुदरती वसाइल नहीं हैं, मगर सिर्फ़ अपनी गवर्नेंस से और अपने अच्छे ईमानदारी से उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैडम, आपने कहा कि वसाइल नहीं है लेकिन गवर्नेंस है। इवन है कि हम ईरान को देखते हैं कि वसाइल भी नहीं थे बल्कि दुनिया की पाबंदियाँ थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चीन उसका बड़ा पार्टनर है, यानी कि सैकड़ों अरब डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं, आज लातीनी अमेरिका में मुआहदे हो रहे हैं। तो मैडम, पाकिस्तान में क्या है मामला? फिर पड़ोसी मुल्क है ईरान, जबकि वाज़े मिसाल है ईरान जो है। ईरान की जो मुझे बात बहुत पसंद है वो ये है कि एक तो ईरान में बिल्कुल आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। आप ये नहीं देखेंगे कि ईरान में किसी और मुल्क के लिए, किसी और मुल्क की बेहतरी के लिए वो पॉलिसियाँ बना रहे हों अपनी। वो जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं वो ईरान के बेहतर मफाद के लिए होती हैं। फिर दूसरी, उनकी लीडरशिप बहुत रिवोल्यूशनरी है माशाल्लाह। आप देखिए कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो हैं, मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ। वो बिल्कुल अपने ज़ाती मफाद की परवाह किए बग़ैर वो जो सच होता है उस सच के साथ खड़े होते हैं। और उन्होंने 12 कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। और उसके अलावा भी उनकी ईरान की जो हुकूमत है वो बहुत, पाकिस्तान के भी मसला हो या मुसलमानों का हो, वो सच्चाई के साथ खड़ी होती है। IMF का बड़ा चर्चा है। पहले थोड़ा सा मुख्तसर बताएं कि IMF क्या है और उसके ऊपर बहुत तनकीद की जाती है कि मुल्कों की मईशत को बेसिकली सहारा नहीं बल्कि तबाह करने वाला इदारा है। बिल्कुल, देखिए IMF और ये जो आलमी मालियाती बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक,
ये कोई तकरीबन 75 साल पहले ये भी बनाए गए थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, और ये कहा जाता था कि ये जो तरक्की पज़ीर ममालिक जो उस वक्त नए नौ आबादियाती दौर से निकले थे तो इनकी तरक्की में इनकी मदद करेंगे। और शुरू में वाकई मैंने देखा कि शुरू में जो उन्होंने वो किए, उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्की पज़ीर मुल्कों को कर्ज़े देते थे। और इसी तरह हमारे जो इंडस बेसन उसके सिलसिले में हमें वर्ल्ड बैंक से वो मिला, और तरक्की पज़ीर मुल्कों में वो देते थे कर्ज़े प्रोजेक्ट्स पे। और प्रोजेक्ट्स के जो कर्ज़े होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग, वो इस लिहाज से बहुत बेहतर होते हैं कि आप प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं, फ़ीज़िबिलिटी बनाते हैं, और अगर प्रोजेक्ट जो है वो फ़ीज़िबल है तो आप कर्ज़ा लें, और अगर वो फ़ीज़िबल है तो वो मुनाफा बख्श होगा और उससे आमदनियाँ होंगे। और फिर आप ये करते हैं कि आप उस आमदनी का कुछ हिस्सा मख्तस कर देते हैं डेट सर्विसिंग के लिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए कोई बोझ नहीं बनता है, डेट नहीं बढ़ता है, उससे कर्ज़े नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आपने कर्ज़ा लिया और कर्ज़े से आपके मुनाफा बख्श एक प्रोजेक्ट बना, उसकी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हुई, उस स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का कुछ हिस्सा आप मख्तस कर देते हैं डेट सर्विसिंग के लिए। तो मगर शुरू में कई साल पहले इसी तरह से कर्ज़े मिले तरक्की पज़ीर ममालिक को, मगर फिर जब 1960 की दिहाई से देखा गया कि पाकिस्तान भी तेज़ी से तरक्की करने लगा, और फिर वो जो एशियन टाइगर्स थे और इस तरह बहुत से तरक्की पज़ीर मुल्क जो थे उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की शुरू कर दी। तो ऐन उसी वक्त कुछ और वजूहात से मगरिबी मुल्कों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि ये जो है आपकी जीडीपी है इसमें इंडस्ट्री का प्रोपोर्शन कम होने लगा, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो टोटल लेबर फोर्स है उसमें इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का तनासुब कम होने लगा। तो मगरिबी मुल्कों को इस किस्म की तशवीश हुई कि जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं वो इंडस्ट्रियलाइज़ हो रहे हैं, इस वजह से हमारी सनतें बंद हो रही हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने एक काफ़ी वहाँ एक ये शुरू हुआ एक जो माहिर माशियात थे, जैसे एन क्रूगर हैं, बॉयर है, लिटिल स्किटोविस्की स्कॉट हैं, और भी बहुत से दीपक लाल हैं। उन्होंने मकाले लिखना शुरू किए और वो राइट विंग न्यूज़पेपर्स जो थे, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स में उन्होंने लिखना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि ये जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं उनकी मईशतों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया और उनके जो मनफी वो थे वो उजागर किए। मिसाल के तौर पे लिटिल स्किटोविस्की स्कॉट ने किताब लिखी 53 मगरिब डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पज़ीर मुल्कों के बारे में, और उन्होंने कहा कि इनकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं ये बहुत इनएफिशिएंट हैं, और अगर इनका देखा जाए वर्ल्ड प्राइसेस में तो ये नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रही हैं। फिर एन क्रूगर ने बहुत निशानदेही की कि यहाँ बहुत करप्शन है तरक्की पज़ीर ममालिक में। फिर इसी तरह किसी ने किस चीज़ पे वो की निशानदेही, किसी ने क्या, तो इस तरह उन्होंने एक तरह से जिसको कहते हैं काउंटर रेवोल्यूशन लेके आए, और उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि ये जो वो उस वक्त का मॉडल था, जो केन्सियन मॉडल था, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो ये आलमी मालियाती इदारे बने थे उसमें केन्स ने बहुत अहम रोल अदा किया था उनको बनाने में और उनका वाइट पेपर लिखने में। तो इसलिए उन्होंने उस निज़ाम को चैलेंज करना शुरू किया, और उसकी वजह से जो हुआ वो काउंटर रेवोल्यूशन आया, या आप कहें न्यू लिबरल इकनॉमिक्स। और फिर न्यू लिबरल इकनॉमिक्स जो थी वो मेन स्ट्रीम इकनॉमिक्स बन गई, और तमाम आलमी ये जो मालियाती इदारे हैं इन्होंने भी मेन स्ट्रीम इकनॉमिक्स की वजह से इसी न्यू लिबरल इकनॉमिक्स से अपनी कंडीशनैलिटीज़ वो करना शुरू की। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग देते वो उन्होंने कहा कि अब हम
पूरी पॉलिसीज़ को देखेंगे, जो तरक्की पजीर ममालिक की पॉलिसियों का पूरा को देखेंगे। प्रोजेक्ट को देखना काफ़ी नहीं है। और जब से ये पॉलिसी बेस्ड लैंडिंग शुरू हुई, जिसके बाद इन तरक्की याफ्ता मुल्कों ने और आलमी मालियाती इदारों ने तरक्की पजीर मुल्कों की पॉलिसीज़ को इस लिहाज से बनवाना, तब्दील करना शुरू किया कि वहाँ इंडस्ट्री पनप ना पाए और वहाँ अपनी हुकूमत भी, गवर्नेंस भी, और उनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो कुदरती वसाइल, हर सेक पे उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाना शुरू कर दी। तो उसकी वजह से हम इस दलदल में फंस गए। यानी कि मैडम कह सकते हैं कि बजाय प्रोजेक्ट बेस कर्जे देने के उन्होंने गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में या ऐसी जगह पे कर देना शुरू किया जिनको पता था कि इसके नतीजे में ना ये कर्ज दे पाएंगे, ना प्रॉफिट कमा पाएंगे, और एट द एंड फिर वो फंसते रहेंगे और फिर IMF और दीगर इदारों की पॉलिसी से असरअंदाज होंगे। हम क्या जी, देखिए उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी बनाना शुरू की। मिसाल के तौर पे कुछ इनकी पॉलिसियाँ बहुत वो हैं, जैसे जब भी आलमी मालिया IMF कर्ज़े देता है तो वो तरक्की पजीर ममालिक को ये कहता है कि आपका जो है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का उनके पास सिर्फ एक तरीका है, डिवैल्यूएशन करके, कि आप अपने रुपए की कदर को कम करें। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो गैप है वो ब्रिज होगा। इसके अलावा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जब से उन्होंने ये शुरू किया है, 90 की दहाई से हम IMF के प्रोग्राम्स पे हैं, मगर डिवैल्यूएशन से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। वो तो मैंने देखते ही, जब मतलब आप देख लेते हैं आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं या नहीं। मगर अब हमने बाकायदा सारा डेटा लेके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में हमने इस पर स्टडी की है कि क्या डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड पे मस्बत असरात हो रहे हैं, और हमारे माहिर माशियात के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा है। आप डिवैल्यू करते हैं करेंसी को, मगर उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं मुतासर हो रहा है मस्बत तरीके से। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। जब कीमतें बढ़ती हैं डिवैल्यूएशन की वजह से, डिवैल्यूएशन जब होता है तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं। तो आपके पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो तेल है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, कैपिटल गुड्स हैं। तो जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर तेल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। मगर इसके बावजूद कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और ये ख़ुद IMF उसी का ज़िम्मेदार है, मगर वो कहते हैं कि अब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाया जाता है जब आपके मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। अगर तलब बहुत बढ़ रही है, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर उस ऐसी सूरत हाल में आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो तलब या डिमांड कम होगी। मगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जैसा कि मैंने बताया डिवैल्यूएशन की वजह से होता है। मगर IMF स्टेट बैंक से कह के इंटरेस्ट रेट को बढ़वा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। हमने फिर ये भी देखा है, हमारे कॉलीग्स ने स्टडी की है कि क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ने से कीमतें जो हैं वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होता है, और हमारे रिसर्च के मुताबिक इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इसका CPI पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं और बढ़ जाती हैं कीमतें। तो वो इसलिए है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आप उसको कम करने के लिए डिमांड पुल स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि इन्होंने ऐसी चीज़ें वो करवाते हैं जिससे मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो रही है। उससे हमारे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे कीमतें बढ़ रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ फिर लोगों को खाने पीना आप देखिए इतना महंगा हो गया है कि एक रोटी 30-35 रुपए की रोटी मिल रही है। इस दफ़ा तो खाने पीने की अशिया पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और देखिए हो ये रहा है कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही,
इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कीमतें, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, मगर दोनों की वजह से हमारा जो वो है डेट है वो बहुत बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से भी डेट बढ़ रहा है, और डिवैल्यूएशन का आपका एक्सचेंज रेट जब आप वो करते हैं तो आपको अगर पहले 146 रुपये देना थे $1 के, तो अब 300 के करीब। तो जी, तो इसलिए ये इन्होंने बहुत सोच समझ के उसकी पॉलिसी ऐसे इंजेक्ट की जाती है ताकि पाकिस्तान मईशतें तबाह हों। मैडम, इसका एक तो इस गुर्बत और महंगाई पे तो असर पड़ ही रहा वहाँ पे, मुल्क की सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक पे भी इसका बहुत मनफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। मैडम क्या कहेंगी थोड़ा? देखिए, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, और मैंने बहुत साल पहले 22 साल पहले, जब पहले हम 90 की दिहाई से वो कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि देखिए जो क्राइसिस है ये डेट है, क्योंकि हम ये कर्ज़े ले रहे हैं। जब आप अपने कर्ज़े लेते हैं तो आप उनकी अदायगी करते हैं, डेट सर्विसिंग होती है, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपके इकॉनमी से चला जाता है, और फिर ये कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है, और रेट ऑफ ग्रोथ मुतासिर होती है तो उससे फिर ये तो ग्रोथ क्राइसिस है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट क्राइसिस आता है, क्योंकि इनकी पूरी ज़ोर ये होता है आलमी मालियाती इदारों का कि आप अपने ख़र्चे कम करें। जब ख़र्चे कम होते हैं तो उससे वो कहते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सेहत पे और तालीम पे कम हुए ख़र्चे, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट क्राइसिस होता है। फिर जब डेवलपमेंट क्राइसिस होता है तो मैं उस पर आपके सवाल पे आ रही हूँ। डेवलपमेंट क्राइसिस चूँकि तालीम और सेहत के जो ख़र्चे हैं वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का इस पर एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर गरीब लोग उसको एंजॉय करते हैं, मतलब उनके लिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं या वो गवर्नमेंट की अस्पतालों में जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट उस पर ख़र्चे नहीं करती तो उससे सोशल क्राइसिस पैदा होता है, क्योंकि लोगों के पास उनको बीमार हैं मगर गवर्नमेंट ख़र्चे नहीं कर रही है, तालीम पे नहीं कर रही है, सेहत आमा पे नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से बहुत सख्त सोशल क्राइसिस होता है। और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस होता है, क्योंकि आप देखिए कि दौलतमंद लोगों पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है हमारी पॉलिसियों का, वो तो बहुत अभी भी लोगों को कोई परवाह नहीं है, अगर रोटी 30 में हो जाए या 100 रुपये की भी हो जाए तो दौलतमंद लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर गरीब लोगों की रोटी भी छीन रहे हैं आप, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस हो रहा है, गरीब तर हो रहा है, अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। जी हाँ, और फिर उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस होता है। फिर उससे एक सोशल क्राइसिस जो होता है वो ये भी होता है कि गरीब लोग, बहुत से लोग जिनको खाने पीने को नहीं है, कुछ लोग चोरी डाके ये सब शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक सोशल क्राइसिस है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप की ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, कुछ दूसरों को मार के छीन के खाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सोशल क्राइसिस है। और मैंने फिर ये भी कहा है कि ये सोशल क्राइसिस जो है ये सारे क्राइसिस, ग्रोथ क्राइसिस, डेवलपमेंट क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस, फिर आखिर में ये जन्म देते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस को, क्योंकि मैंने देखा 90 की दिहाई में गवर्नमेंट्स ये कहती थी बिल्कुल, जब वो मतलब 2-3 साल पूरे करती थी तो फिर वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब आ जाती थी और फ़ौरन उनकी छुट्टी हो जाती थी, और वो जाते जाते ये कहती थी कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, मगर उनकी जगह जो गवर्नमेंट्स लाई जाती थी वो आते ही कहती थी कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और वो वहीं किसी न किसी तरह पाकिस्तान के वो थे, और कितनी भी हालात मुश्किल हो मगर वो डेट सर्विसिंग करती थी। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, और आप देखिए कि अब भी इस मुल्क में कितना सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, ये उससे ज़्यादा सीरियस है जो 90 की दिहाई में होता था, क्योंकि 90 की दिहाई में सिर्फ उनको हटाया जाता था, मगर अब देखिए कि बहुत स्टैंड ऑफ हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में भी, इस्टेब्लिशमेंट का वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, तो बहुत सीरियस क्राइसिस हो गया है। सही। अच्छा मैडम, क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान को शायद IMF की तरफ जाने की ज़रूरत थी, या पाकिस्तान IMF की तरफ नहीं जाता लेकिन उसको ले जाया गया। जी मैडम, कौन जिम्मेदार है, कौन ले गया और क्यों ले गया, या वही है कि उसको
मसलन बैरूनी एजेंडे के तहत अपने मफाद के लिए? बिल्कुल, देखिए ये है, मैं आपको बताऊं, आप इसको तनाजुल में देखें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुल में देखें। नया वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी ताकतें ला रही हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह, और जैसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ गवर्नेंस अच्छी है, वो अपना वो करते हैं, कई साल का अपना वो करते हैं, विज़न बनाते हैं कि हमारा विज़न पाकिस्तान का 30 साल बाद ऐसा होगा, और इसी तरह बड़ी ताकतें करती हैं। मगर बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों के लिए भी करती हैं, और वो ये बनाती हैं कि कौन से मुल्क हैं जो अगले वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉस्परस होंगे, खुशहाल होंगे, तरक्की याफ्ता होंगे, और कौन से मुल्क हैं जो बिल्कुल पसमानदा होंगे, गरीब होंगे। तो इसलिए देखिए उन्होंने ये तयन किया है हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान को वो टक्कर का एक मुल्क बनाना चाह रहे हैं, चाइना की टक्कर का, और उसको एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत खुशहाल मुल्क बनाना चाह रहे हैं। सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को IMF के पास ले जाया जाता है, वो इसलिए ले जाया जाता है कि हम एक बहुत 25 करोड़ का मुल्क हैं, हम एटमी पावर हैं, हम बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी ताकत बनने का हमें वो हैं, पोटेंशियल है। तो वो इसलिए ये करते हैं, IMF के पास ले जाते हैं कि देखिए एक तरफ तो IMF के पास ले गए, दूसरे वो हमें जंगों में घसीटते हैं, ताकि पाकिस्तान का उनका वो नज़रिया है कि पाकिस्तान 30 साल बाद, 20 साल बाद एक बिल्कुल पसमानदा और गरीब मुल्क का शिकार है। जी, और आपस में देखिए ये जो इन्होंने हर वक्त ये जो हमें जंगों में घसीटते हैं, तो फिर यहाँ पे वो करते हैं, खाना जंगी करवाते हैं, फिर छोटे सूबों को आपस में लड़वाते हैं बड़े सूबों से और मुल्क के पाकिस्तान की स्टेट से। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये रोल मख्तस किया है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल पसमानदा, गरीब और ट्रंकेटेड, जैसे आप ग्लोबल ट्रेंड्स पढ़ें, ग्लोबल ट्रेंड्स में वो कहते थे पाकिस्तान के बारे में ये था कि पाकिस्तान 2015 में कैसा होगा, तो वो कहते थे कि बिल्कुल जो सिंध का हिंटरलैंड और कुछ पंजाब के एरियाज़, ये पाकिस्तान होगा, बाकी उन्होंने इधर उधर कर दिया था। जी हाँ, और इसी तरह गरीब रखना चाहते हैं पाकिस्तान को। और छोटे से छोटा मुल्क आप देखिए, UAE को देखिए, UAE बिल्कुल एक टाइनी स्टेट है, उसको इनकरेज करते हैं कि वो बड़ी ताकत हो, और फिर सिंगापुर एक बड़ी ताकत हो, हिंदुस्तान बड़ी ताकत हो। ये वो मुल्क हैं जो मगरबी मुल्कों से जिनके वो हैं करीबी ताल्लुकात हैं, उनके ज़ेर असर है। जी, उनके ज़ेर असर हैं, तो उनको ऊपर ला रहे हैं, और पाकिस्तान को और ऐसे मुल्कों को ख़तरा, इसका मतलब पाकिस्तान से उनको है बड़ा, जब भी वो इस स्थिति है बड़ा। मगर अब आपने ये भी सवाल पूछा कि कौन हमें ले जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था ना कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बाहर से ही लाए जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि जब ये हुक्मरान लाए जाते हैं तो इनको इख्तिदार में बिठाने से पहले इनसे सब बातें मनवा ली जाती हैं। और मिसाल के तौर पे कोई बहुत से हुक्मरान थे वो ख़िलाफ़ थे, कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे, मगर उनको फिर कायल किया जाता है कि अगर तुम जाओगे तो इख्तिदार में आने देंगे, और जब वो सब बातों पे तैयार हो जाते हैं फिर उनको इख्तिदार में लाया जाता है। अच्छा मैडम, ये इसमें कितनी हकीकत है? पाकिस्तान के पास वसाइल की तो कमी नहीं है, लेकिन वसाइल को सही इस्तेमाल की सलाहियत नहीं, क्या ये बात सही है? यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे पहले एक ये थ्योरी थी कि जो मुल्क हैं जो वसाइल जहाँ बहुत हैं, वो रिसोर्स रिच जो कंट्रीज़ हैं वो दे सफ़र फ्रॉम द रिसोर्स कर्स, यानी कि ये कुदरती वसाइल आपके लिए बदबख्ती लेके आते हैं, ये था। और जो मुल्क इतने खुशहाल नहीं हैं उनके यहाँ ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ हाई होता था। मगर मैंने अभी स्टडी की थी कुछ साल पहले, और मैंने ये देखना चाहा था कि क्या वाकई अभी ऐसा है। तो मेरी तहकीक के मुताबिक 80 की दहाई तक ऐसा था। जो दौलतमंद मुल्क थे, कुदरती वसाइल से के लिहाज से दौलतमंद, वहाँ रेट ऑफ ग्रोथ कम थे, और जो रिसोर्स केस मुल्क थे वहाँ रेट ऑफ ग्रोथ हाई थे। मगर 90 की दहाई और 2000 से लेकर 2010 तक की दहाई, जो उसमें ये हुआ कि जो कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क थे
उनकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ने लगी, चाहे वो फ्यूल रिच हो चाहे वो मिनरल रिच हो, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ हायर थी बनिस्बत उन ममालिक के जो रिसोर्स स्केर्स हैं। 90 की दहाई में भी यही हुआ और 2000 से लेके 2010 तक की दहाई में भी यही हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर रिसोर्स रिच मुल्क में ऐसा हो गया। आप देखिए अरब मुल्कों का काफ़ी हद तक वो उनके पास तेल था, पहले वो बद्दू थे और हम उनको वो करते थे कि इनको बेचारों को क्या समझ है, मगर उन्होंने अपने डेवलपमेंट ले आए। मगर आप देखिए पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, मगर पाकिस्तान उसका रिसोर्स कर्ज से वो है, क्योंकि सारे मुल्क नहीं उससे आज़ाद हुए रिसोर्स कर्ज से। कुछ मुल्क अभी भी ऐसे हैं जहाँ गवर्नेंस ख़राब है, जहाँ करप्शन है और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, तो वो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कराया जाता है इसकी वजह से। तो इसलिए ये वो ममालिक हैं जहाँ रिसोर्सेज अभी भी बदबख्ती लेके आते हैं। और वो इसलिए है कि देखिए कि हमने अपने कुदरती वसाइल को हम लीज़ कर देते हैं, हम पूरा वो इलाक़ा किसी बाहर की कंपनी को दे देते हैं और वो ये करते हैं कि वो पूरा बड़े बड़े रॉक्स उठा के ले जाते हैं और उनको वहाँ जाके कहते हैं यहाँ तो टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ जाके हमें बता देते हैं कि इसमें से इतना निकला। उतनी खुर्द-बुर्द करते हैं, उसमें हमारी चीज़ें निकाल लेते हैं और हमें बता देते हैं। ये उनकी सवाबदीद पे है कि जो हमें बताएं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ ना तो सनतें लग पा रही हैं उन चीज़ों की, और सनतें नहीं लग रही तो एक तो वहाँ के जो लोग हैं उन छोटे सूबों के, उनमें बहुत ये महसूस हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, एहसास महरूमी हो रहा है। फिर चूँकि हम वो कुदरती वसाइल की सनतें नहीं लगा रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे वो मुल्क मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो उनको यहाँ से ले लेके बेनिफिशरी कोई और है, और हमारे यहाँ कुदरती सनतें भी नहीं बन रही। यहाँ वालों ने सौदा कर लिया ना, मिली सौदा कर लिया और जानते तो होंगे ना मैडम यहाँ के लोग, तो इसीलिए वो मुलाजमतें नहीं हो रही, मुहैया नहीं हो रही। और हमारे जो वो हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो बेनिफिशरीज़ हैं, उनका गठजोड़ है और वो असल बेनिफिशरीज़ हैं पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के। यानी मैडम ज़ाती मफाद के ऊपर जो है वो नेचुरल इंटरेस्ट कुर्बान किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान को इस वक्त मतलब ज़राअत हो, सनत हो या ख़ुद अदायगियों का तवाज़ुन हो या मालियात हो, कुदरती वसाइल, सियासी मईशत, तालीम, गवर्नेंस, निजकारी व दीगर हवालों से मसाइल का सामना है। बिल्कुल आखिर में इन सब का हल क्या है मुख्तसर? देखिए असल में अगर आप एक हल पूछें मुझसे, इनका ऐसे तो बहुत से हल हैं इनके, मगर अक्सर एक हल है, वो ये है कि हमको चाहिए कि पाकिस्तान में एक ये जो हमारा निज़ाम है इसको तब्दील करें और हमारे यहाँ जो ये हुकूमतें बाहर से लाई जाती हैं इस निज़ाम का ख़ात्मा करें और बैरूनी जो ताकतें पाकिस्तान के इक़्तिदार पे मुसल्लत हैं, और बहुत से तो अब ये हो रहा है कि जो उनके जो लाए हुए लोग हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं ऊपर से और अंदर से उन्हीं के मफादात को फ़रोग़ देते हैं। तो हमें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और हमें बहुत ही ईमानदार, मुहिब वतन और काबिल लोगों को लाने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो हैं वो ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक काम करेंगे। और जैसा कि मेरी किताब का आपने ज़िक्र किया था शुरू में, मैंने इस किताब में पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिसियाँ बनाई हैं। मैंने इसमें बताया है कि IMF के पास नहीं जाएं तो आप किस तरह अपनी मईशत को चलाएं। फिर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसी बनाई है, फिर मैंने नेचुरल रिसोर्सेज पे पॉलिसी बनाई है, मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, मैंने एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई है, और मैंने छोटे जो सूबे हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई है कि किस तरह इनको आप बोलें गवर्नेंस पे पॉलिसी बनाई है कि किस तरह पाकिस्तान में एक आज़ाद, खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता अगर मुल्क बनाना है पाकिस्तान को, तो आपको एक ईमानदार, काबिल और मुहिब वतन क़यादत को बरसर इक़्तिदार लाना होगा, जो हमारी कौमी मफाद को लेके चले और जो बाहर के जो ममालिक हैं, बड़ी ताकतें, उनका नुमाइंदे ना हो, और जो खालिसतन पाकिस्तानी हो, उनका किसी बैरूनी मुल्क से उनके कोई रवाबित ना हो। इसके अलावा कोई पॉलिसी बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसके अलावा मेन ये है जी, असल बुनियादी ये पॉलिसी बनाए जी, ये पॉलिसी अगर ऐसी हुकूमत आ जाए तो वो
पॉलिसियाँ भी समझ में उनको आएंगी कि क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए। और मैंने बहुत सी ये पॉलिसियाँ ऑलरेडी बना के अपनी किताब में लिख दी हैं, ताकि मतलब बहुत काम आसान हो जाएगा अगर कोई नई हुकूमत आए और वाकई ऐसा करना चाहे, रहनुमाई मिल जाएगी तो जी काफ़ी रहनुमाई। यानी कि इस वक्त अहम तरीन ये कि मुद्दे वतन हुकूमत पाकिस्तान में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई मसरूफात के बावजूद आपने मोस्ट टाइम के लिए कीमती निकाला। इदारे की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्ट वेलकम जी।